चलिए तो आ जाइए आप लोग अपने क्लास पर। ना आज बोलेंगे, हम थोड़ा अनुसार थोड़े चलेंगे। होगा। हाँ तब बबुआ लोग अपना क्लास पाइए। आज हम लोग नया क्लास शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर क्या चीज के, भूगोल का। अरे तूने काका कहले ही मेरे कौची कौची आ रहा है। अच्छा ई में कहले गदावा कहीं के। खेला है हम बोटवा जोड़े आए तब भूगोल के। अरे ये बहियों ना आदत छोड़ रहा है। अरे तीनों में से हटा दिए, हट गया। तो भूगोल के हम लोगों ने पहला चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक। फिर पहला में ABCD करके है, तो B भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। और C भी A भी पढ़ लिया है, B भी पढ़ लिया है। एक में था तुमको भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, B में था तुमको जल संसाधन, और C में हम लोग पढ़ेंगे वन संसाधन, फिर D में होगा खनिज और E में होगा ऊर्जा, ठीक। तो अभी हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है वन का C, वन एवं वन प्राणी संसाधन, ठीक। किताब उताब लाए हैं, बस मुंह उठा के चल दिए। चलिए देखिए तो यहाँ पे एक एक करके समझिए, आप बाद में अपन किताब में अंडरलाइन कीजिएगा, ना लेके आए तो अगर कोई लाए हैं तो अपना करते जाइएगा। लाया है कार अभी तोरा पता होगा तो ना कि भूगोल के किताब कैसा रहा है। इधर देखो, सबसे पहले हम लोग जाने कि वन क्या होता है, प्राकृतिक वन क्या होता है और वानिकी क्या होता है, ठीक। देखो, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। एक बड़े से क्षेत्र पर जब पेड़ पौधा पूरा भरा रहता है, झाड़ी सब भरा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, ठीक। अब वन जो है वो दो तरह के होता है, एक प्राकृतिक वन और एक वानिकी, ठीक, यानी कि हम मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन वो होता है जो अपने आप विकसित होता है, तो उसको छोड़ दो, पेड़ होगा, झाड़ी होगी, और पेड़ झाड़ी जब हो जाएगा तो उसमें अब मान लो पेड़ निकला तो उसमें से फिर फल होगा, फिर वो फल के बीज गिरेगा, फिर उसमें से नया पेड़ निकलेगा, और ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है, फैलते जाता है। उसमें मनुष्य कुछ नहीं करता है, 10 वर्षों 20 वर्षों 50 वर्ष 100 वर्ष तक उसको छोड़ दो तो वो पूरा इलाका क्या बन जाता है, पूरा जंगल वाला वन वाला बन जाता है। तो इस तरह से जब बनता है अपने से, तो इसको हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं। और कुछ वन जो है वो मानव द्वारा भी निर्मित किया जाता है, और मुख्य रूप से ये वन व्यापार के दृष्टि से भी इसको विकसित किया जाता है। वैसे ही पौधों को, पेड़ों को लगाया जाता है जो व्यापारिक रूप से मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उस तरह के जब यहाँ पे वन का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग वानिकी या मानव निर्मित वन कहते हैं। ये तीनों में कोई डाउट, वन किसको कहते हैं, प्राकृतिक वन कौन है और वानिकी कौन है, ठीक। वन जो है वो जैव विविधताओं का आवास होता है। वन में जाओगे तो हर तरह के प्राणी तुमको मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के, इसलिए उसको जैव विविधता के आवास कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे है वन के महत्व। अब किताब में देखोगे तो तुमको पूरा ऐसे ऐसे करके दिया गया है, हम 4-5 उसमें से मेन पॉइंट बता दिए हैं। अगर पूछे वन के महत्व तो यही बताना है। कौन है में के अपने आएगी, हम उसको लाने जाएं, हम दूगो, कौन दूगो है जो उधर से आती थी हुए, तो थोड़ा सा हम वो सर बात कर लीजिए। हाँ एकदम सीधे आ जाए। अच्छा देखो इधर वन के महत्व देखिए, मानव जीवन का प्रमुख हम सफर। अगर देखो तो मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, मानव का विकास कहाँ हुआ है। कहा जाता है कि मानव के विकास वन के आंचल में और नदियों की गोद में हुई है।
वो वन था जिसके आंचल में हम पले बड़े हैं, और ये वो नदी था जिसके गोद में हम पले बड़े हैं। ठीक, तो यही दोनों हम लोगों को प्रारंभिक जीवन में देखो तो यही हमारा आधार था, वन और नदी। तो मानव जीवन का ये प्रमुख हम सफर रहा है शुरुआत से, वन्य भी और वन्य प्राणी भी। हम जंगल में रहते थे और जंगली चीजों को ही खाते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे फिर कोई पौधा ये सब हो। ठीक, तो हम उन्हीं को खाते थे। तो यहाँ पे वन और वन प्राणी ये दोनों के दोनों हमारे जीवन का प्रमुख हम सफर, यानी हमारे साथ चलते रहा है और आज भी ये साथ चल रहा है। इसका महत्व आज भी हमारे जीवन में है। उसके बाद पृथ्वी के लिए सुरक्षा के कवच का ये काम करता है। अगर ये पेड़ पौधा खत्म तो ये पृथ्वी भी खत्म। तो पृथ्वी को अगर कोई सुरक्षित रखे हुए, कोई उसके कवच के रूप में कोई काम कर रहा है तो वो तुम्हारा वन ही है। ठीक, उसके बाद संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माता। एक तरह से हम लोगों के संसाधन का तो काम करता ही है, साथ ही क्या करता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करता है। हमारे लिए उपयोगी है वन, तो वो संसाधन तो हो ही गया। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण देखो कैसे करता है। हम देखे थे एक दिन साइंस में, तुम लोग पढ़ रहा था, पढ़ाए नीरज सर, कि जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो उसकी शुरुआतें कहाँ से होता है, एक वनस्पति से। जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी शुरुआत एक पेड़ से, घास से ही होती है था। चाहे तुम्हें पौधा से कीट, कीट से तुम सांप, सांप से तुम बाज जो बनाओ, चाहे तुम्हें बनाओ घास, घास से हिरन, हिरन से शेर, जो बनाना है तुम बनाओ, मनुष्य बनाओ, जैसे बनाओ। शुरुआत कहाँ से होती है, एक पेड़ से, एक पौधा से, यानी वनस्पति से ही उसकी शुरुआत होती है। तो इस तरह से देखो तो ये हमारे लिए संसाधन भी है और पारिस्थितिकी तंत्र का ये निर्माता भी है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी यहीं से होता है, वन से ही, वनस्पति से ही होता है। उसका सबसे निचला भाग जो है वो वन ही आता है, घास ही आता है। ठीक, तो इन सब चीजों को देखो तो ये हमारे लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया मुफ्त में एक अमूल्य तोहफा है। इसका कोई पैसा हम लोगों को नहीं लगा है, ये फ्री में मिला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो भी तो यहीं से होता है। अगर ये खत्म तो सबसे पहले तो बिना सांस लिए मरो, बाकी के तो आवश्यकता की चीज बाद में है। तो ये हमारे लिए एक अमूल्य तोहफा है। ठीक, इसी के आंचल में मानव सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। अगर महत्व पूछा जाए कि वन के क्या है, तो यही सारी बातें आपको पॉइंट में या इसी को अपना ऐसे करके डेफिनेशन वाला बना के लिख देना है। ठीक, अब देखो वन और वन्य जीव हर जगह एक समान नहीं है। ठीक, ये अलग अलग है, इनका वितरण अलग अलग है। जैसे हम लोग पानी वाला पढ़े थे या मिट्टी वाला पढ़े थे, तो पढ़े थे कि वो हर जगह एक समान नहीं है। वैसे ही वन और वन्य जीव भी हर जगह एक समान नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में वो अलग अलग है। ठीक, अगर बात करो भारत में, तो भारत में वन विस्तार में देखा जाए तो भारत का स्थान जो है वो 10वां है। ये रहा तुमको पहला हेडलाइन, वन विस्तार में भारत का स्थान 10वें नंबर पर है। ठीक, और यहाँ पे लगभग इतना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन पाया जाता है, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। ठीक, सबसे ज्यादा वन कहाँ है, रूस में। कितना, 809 करोड़ हेक्टेयर पे वन है। तो अगर पूछा जाए कि भारत वन के मामले में किस स्थान पर है, तो 10वां पर। नंबर 1 पे कौन है, रूस। ये दो बात तुमको याद रखनी है, दिया हुआ बहुत है लेकिन तुमको दो याद रखना है, भारत के 10वां और रूस प्रथम। इसके अलावे दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके तुमको दिया गया है। तो उसमें देखो, एक है तुमको ब्राजील, जहां पे 478 करोड़ है, कनाडा में 310 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका में 303 करोड़, चीन में 197 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़, कांगो में 134 करोड़ और इंडोनेशिया में 88 करोड़ और पेरू में 59 करोड़ हेक्टेयर वन है। यानी कि वहां के जितना भूमि है उसके इतना करोड़ हेक्टेयर में क्या चीज है, वन का फैलाव है। इसका मतलब अब ये भी सोच लो, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन से यहाँ से वहां इतना करोड़ में है, वो अलग अलग जगहों पे मिलाकर टोटल कितना निकल रहा है, इतना निकलता है। हम लोगों का जो ये है ना, किधर गया, ये 68 करोड़
ये हम लोगों का एक ही जगह नहीं है, ये पूरे भारत के वनों को मिलाते हैं ना तब इतना आता है। मान लो कहीं पे तुमको 5 हेक्टेयर में है, कहीं पे 10 हेक्टेयर में है, कहीं 1 हेक्टेयर में है, कहीं 4 हेक्टेयर में है, ऐसे करके पूरे भारत में कहीं 1 कट्ठा 2 कट्ठा में भी हो सकता है। सब मिलाकर के कितना होता है? 68 करोड़ हेक्टेयर। ठीक, समझ गए ले? जैसे कि अब इसको और ऐसे समझो कि मान लो एगो दूध बेचने वाला है, दूध खरीदने वाला, मखनिया जिसको कहते हैं। ठीक, अब तुम मखनिया कहोगे कि तेरा पास कितना दूध है, वो कहा कि हमारे पास 100 लीटर दूध है। ठीक, का 100 लीटर का एक के व्यक्ति भी से मिलता है? वो अलग अलग से कहीं से 1 किलो, कहीं से 2 किलो, कहीं से 1 पाव, कहीं से 2 पाव, कहीं से 5 किलो, ऐसे करके वो पूरा किलो नहीं लीटर, इतना लीटर करके वो क्या करता है? सब मिला के वो जमा करता है, तब उसको कितना होता है? वैसे ही यहाँ पे वन है, हर जगह वो अलग अलग है, उस सब को मिला दो तो भारत में कितना होता है? 68 करोड़। अब बाकी सब यहाँ बता ही दिए कि रूस में 478 है, कनाडा में 310 है, अमेरिका में 303, चीन में 197, ऑस्ट्रेलिया में 164, कांगो में 134, इंडोनेशिया में 88 और पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार है। उसके बाद 10 नंबर पर हमने के भारत आ जाता है। ये टोटल 10 जो देश है उसका नाम दिया गया है। अगर आपको ये भी याद करना है तो बस क्या कर दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा देश, इधर लिख लेना वन विस्तार, आप ब्रैकेट में लिख लेना हेक्टेयर में। ठीक ना, ऐसे आसानी रहेगी। और यहाँ पे देश के नाम लिखते जाइए, इधर वन के जो है उसको लिखते जाइए। पेरू में 69 करोड़ हेक्टेयर में है, हमने भी 66 है ना, दिख रहा है थोड़ा, 68 है, 68 है, हमने से 1 हेक्टेयर ज्यादा नौकरा भी रहेगा तो 9वां पाया, हमने 10वां पाएंगे, गिनोने में 10 गो देश होगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसे करके अपना टेबल बना के याद कर सकते हैं। इधर देश लिख लीजिए ना, तो ऐसे पढ़िएगा ना तो ये टफ हो जाएगा याद करना, ऐसे टेबल बना लीजिएगा तो वो आसानी रहेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे FAO जो है कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में पूरे विश्व में जो तुमको वन था वो 4 अरब हेक्टेयर में वन था। कब? 1948 के टाइम। ये इंपॉर्टेंट मान लिया क्योंकि किताब के पीछे इससे ऑब्जेक्टिव है, चाहे तो 400 करोड़ लिखल आएगा या 4 अरब लिखल आएगा। ठीक, तो ये इतना वन के विस्तार था जो 1963 में घट के कितना हो गया? 3.8 अरब हेक्टेयर, और 1990 में और घटा और हो गया 3.4 अरब हेक्टेयर, और 2005 में यहाँ पे हो गया तुमको 3.952 अरब हेक्टेयर। अगर देखो 48 में इतना था, 63 में ये घटा है, 90 में और घट गया है, लेकिन 2005 में स्थिति कुछ बेहतर हुई है और यहाँ पे 4 से फिर से कितना हो गया है? 9 पर पहुंचा है। तो ये कुछ बेहतर हुआ है। इस पूरे को अगर निकालो परसेंटेज पृथ्वी के क्षेत्रफल के साथ तो 30% भाग पर आता है, यानी जितना विश्व का भौगोलिक क्षेत्र है उसके 30% पे वन का विस्तार है। होना कितना चाहिए? हम बता दिए पहले ही, कितना होना चाहिए? 33% पर वन के विस्तार होना चाहिए। अभी भी ये 3% घट रहा है नियम के अनुसार, कम से कम इतना होना चाहिए, तो ये 30% होता है। ठीक, अब आ जाओ भारत के। भारत में बात करो तो 2001 में यहाँ पे 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ था। वन सर्वेक्षण के अनुसार यह जो है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 20.55% ही है। ठीक, जितना हमने के भारत का क्षेत्रफल है उसका खूब देखो यहाँ पे 21% पे ही वन का विस्तार है। होना कितना चाहिए? 33, 12% अभी हम लोगों को कम है नियम के अनुसार। तो यहाँ पे IRSP-6 से संसाधन उपग्रह लिस्ट 3 है, ये नाम है, एक सैटेलाइट है। थी वाला में पढ़ाए थे तुम लोगों को, आपदा प्रबंधन पढ़ा रहे थे तो वहां पे पढ़ाए थे सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक, कैमरा वाला, तो वही है ये सुदूर संवेदी उपग्रह है जो अपना
जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है और उससे पूरे भारत के वन को एक तरह से निगरानी रखा जाता है, उसके बारे में जानकारी लिया जाता है। तो इसके तहत ये जो 10वां रिपोर्ट दिया था, ये पूरा नाम है IRSP-6 संसाधन उपग्रह लिस्ट 3 जो है, इसने जब अपना 10वां रिपोर्ट जारी किया था 2005 में, तो उसके अनुसार हम लोगों के भारत में कुल जो वन था वो 67.71 करोड़ हेक्टेयर पर था। क्लियर हो रहा है? ये एक उपग्रह है, तो इसको उपग्रह को चलाने वाला कोई सेंटर होगा, तो वहां से 2005 में इसका रिपोर्ट तैयार किया गया वन के लिए। ये वन के लिए काम करता है, ठीक। भारत में है ये, तो इसने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतना करोड़ 67.71 करोड़ हेक्टेयर पर वन है। और अगर इसका परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज कहाँ जाता है? 20.60%, यानी सब मिलाए कहो तो मोटा मोटी कितना हो गया? 21%। इतना ही हमारे पास वन है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है तुम्हारा ये कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? ये MBBI क्वेश्चन है, किताब लेके भी नहीं किया है, हम ही ने बोले थे ना, हम भी कंफ्यूजे थे कि हम क्या पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे कि भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल करते हैं तनी पीछे है, इकोनॉमिक्स में तो टेस्ट में आया था, ओकर आगे पढ़ाई हुई है। ई वाला में ढेर हमने पीछे है, तो थोड़ा सा इसको कवर करते। ये वो चैप्टर छूटल था बिहार से, 2 चैप्टर जो तुम लोग के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ये है तुमको राज्य में, लेकिन अगर पूरे भारत में बात करो तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन है। अंडमान निकोबार का जितना क्षेत्रफल है उसके 90% पर यहाँ पे क्या चीज है? वन है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पूरे भारत में, अंडमान निकोबार में। लेकिन सवाल तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक। ये यहाँ से ये लाइन क्लियर हो गया तुमको? राज्य में पूछे तो सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन पूरे भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे वन के विस्तार है। ओके, अब देखो, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को हम 5 वर्ग में बांटते हैं। कितना घना जंगल है, ठीक। घनत्व मतलब समझते हो? घनत्व मतलब समझ में आता है? जितना घना हो, घनत्व मतलब घना। जैसे मान लो एक तुमको ये है और एक तुमको ये है, अब समझो इसको। इससे ज्यादा पॉइंट कहाँ है? यहाँ। लेकिन जब हम घनत्व की बात करेंगे तो ज्यादा कहाँ है? यहाँ, क्योंकि इस छोटे से क्षेत्र में गिचिर बिचिर करके है। तो घनत्व मतलब समझ जाओ कितना घना है। तो यहाँ पे घना ज्यादा है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा। ये क्षेत्रफल में बड़ा है, इससे पॉइंट भी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन ये घना नहीं है। पॉइंट में ज्यादा हो सकता है, सर्वाधिक वाला हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व वाला नहीं हो सकता है। सर्वाधिक घनत्व वाला ये है, ठीक। इसको ऐसे भी समझो कि मान लो जैसे एगो ये बेंच है और एक वो बेंच है और एक ये बेंच है, तीनों बेंच बराबर है, लेकिन तीनों बेंच का घनत्व अलग अलग है। इस पे एक ही गो हो तो सबसे कम घनत्व वाला, तो सब कुछ में कमे वाला हुआ है ना सबसे कम घनत्व वाला बेंच कौन होगा? एक ही बच्चा है, उस पे 3 बच्चा है तो सर्वाधिक हो गया। उतने बड़ा बेंच पर 3 बच्चा तो वहां पे घनत्व ज्यादा है। ये पर एक ही बेंच पर 2 बच्चा, तो यहाँ घनत्व मिडिल वाला है, ठीक। समझ में घनत्व का होता है? क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे घनत्व के आधार पर वन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जेकरा में एक होता है अत्यंत सघन वन। जो ये वन कहाँ होता है? कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व, अगर मान लो जैसे ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के 70% भाग पर अगर वन है, जैसे मान लो हमारा बिहार है, अब बिहार के 70% भाग पर वन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अत्यंत सघन वन। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र के 40 से 70 के बीच है, नहीं यहाँ पे 70 से अधिक होता है, यहाँ पे 70 से अधिक होना चाहिए, 80-90 तक चला जाए। जैसे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे कितना है? 90%। तो ये किस में आएगा? अत्यंत सघन वन में आ जाएगा।
और अगर 40 से 70 के बीच है, कोई क्षेत्र है जहां पे 40 से 70 के बीच वन है तो उसको कहते हैं हम लोग सघन वन। और अगर 10 से 40% के बीच है तो उसको हम कहते हैं खुला वन। ठीक, और उसके बाद अगर तुमको 10% से भी कम है तो उसको कहते हैं झाड़िया एवं अन्य वन। और हमारा बिहार जो है वो इसी में आता है, झाड़िया एवं अन्य वन में, क्योंकि हमने के बिहार में वन जो है ना मात्र इतने हैं। हमने के पटना तो है ही नहीं है वन में, नगण्य है। हमने वही झूड़ झाड़ को हमने जंगल समझ लेते हैं, वन समझ लेते हैं। ठीक, हम पटना जिला की बात करें, रोहतास में तो है वो जंगल है। हम लोग उतना दूर जा रहे थे पहाड़ पे, यहाँ वहाँ क्या था, पेड़ पौधा भरा हुआ था। हाँ, इना ना गली हल। हाँ हाँ, कौन कौन गया थे वैसे जी? 1 2 3 गो था ना जी? नहीं हो तो हाँ, कहीं सब देखलन थोड़े है। तो हम लोग के पटना जिला में वन है ये नहीं है, ये पटना के नहीं, पूरे बिहार के बता रहे हैं। 7% पूरे बिहार में, रोहतास गया ये सब मिला के वन एकदम नहीं हो जाएगा, फिर खत्म, एकदम जीरो। वही सब 2-4 गो जिला है जो बचल है, आएगा आगे देखो ना, पहले यहाँ पढ़ो ना। अब एक है मैंग्रोव वन, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, मैंग्रोव वन को हम लोग तटीय वन भी कहते हैं। तुम लोगों को पढ़ाए हैं कि 8-9 में बताए थे कि जब नदी गिरती है समुद्र में मिलती है तो उसके पहले वहां पे वन के निर्माण होता है। अब बताए थे कि पूरा एकदम झाड़ी, उसका जो एथी रहेगा, जड़ रहेगा, वो पूरा जाल जैसा रहता है, उसमें फंस भी जाता है लोग। ठीक, और जानवर भी फंस जाता है उसमें, बताए थे, छोटा छोटा रहता है। तो वही है तुमको तटीय या मैंग्रोव वन। ठीक, तो ये 5 प्रकार के आया था 9 में। अभी तटीय वन आएगा, वहां समझाएंगे, अभी एक पॉइंट करके फिर आएगा। ये 5 प्रकार हैं। अब अत्यंत वन देखिए कहाँ पे है। भारत में इस प्रकार के वन का जो विस्तार है वो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66। अब ये सब देखो आंकड़ा है, और आंकड़ा कितना याद रखोगे उतना पूछता नहीं है, तो आंकड़ा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वैसे भी ये चैप्टर बड़ा है। ठीक, तो मेन जो हम बोलेंगे वही करना है, ये सब पढ़ लेना है। ठीक, आएगा तो स्किप कर देना है, बाकी ऑप्शन है वहां देखना है, प्रेशर दिमाग पर ना लेना है। हाँ, लेकिन ये है कि सब चीजें याद हो गई तो आगे अगर तुम कंपटीशन के एग्जाम में जाते हो, यहाँ तक यूपीएससी बीपीएससी भी जाते हो, तो ये बहुत है थोड़ा। ये कितना प्रतिशत है, कहाँ, ये सब हाई लेवल के पढ़ाई हो जाता है। जितना एग्जाम के लिए है उतने देखेंगे। अगर बात करो तो ये वन है कहाँ, तो ये सभी के सभी वन है तुमको पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक। वहां पे 2 राज्य को छोड़ दो, असम और सिक्किम को, बाकी उन्हें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब जो है ना राज्य, उन सभी राज्यों में ही इस तरह के अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब है सघन वन, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक, और प्रतिशत के बात करो तो कितना है, 3%। ये पाया कहाँ जाता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। यहाँ वनों का घनत्व 62.99 है। बताए हैं 40 से 70 के बीच है तो उसको क्या कहेंगे, सघन वन। तो यहाँ पे कितना है, 62, 40 से पार है। ठीक, तो ये आ गया तुमको सघन वन में। यहाँ पे देखो कितना है, 75%। अब 75 जैसी 70 से अधिक हुआ तो कौन में जाएगा, अत्यंत वन में। तो यहाँ 75% तक है तो ये अत्यंत सघन वन है। यहाँ पे 62% तक है तो ये सघन वन है। कौन कौन राज्य में पाया जाता है समझ गया, किताब अपन पढ़ेगा सब वही वाला है। अब तीसरा था हम लोगों का खुला वन। ठीक, खुला वन कितना होता है, 10 से 40% के बीच में। तो ऐसा भूमि के विस्तार हमारे देश में 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक, और यह अगर क्षेत्रफल के बात करो तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 7.12%। ठीक, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस तरह के वन के विस्तार है। लेकिन ये सब याद नहीं रखना है, पढ़ते रहना है, पूछ ले तो ठीक न, प्रेशर दिमाग पर नहीं। डेटा है और डाटा याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। 40 से कम है, 40 से जैसे कम आएगा तो वो खुले वन में चला जाएगा। यहाँ 23 है। ठीक, अब आइए चौथा था झाड़ियाँ एवं अन्य वन। ये तुमको मिलेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ वन होने का कोई चांस नहीं है, झोड़ झपाट जो रह गया वही रहेगा। या जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग जो है ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। ठीक, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। कौन में? झाड़ियाँ एवं अन्य वन में ये सारे राज्य आते हैं। ठीक, यहाँ पे इस तरह के वन का विस्तार जो है वो 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। इतना भूमि पर इसका विस्तार है। और प्रतिशत निकालो तो कितना है? 8.68% है। ठीक, तो इतना ये फैला हुआ है। हम तो बोल के चल दिए, अब आप लोग अपन रट्टा मारते रहिए। उसके बाद है तटीय वन या मैंग्रोव वन। देखिए, विश्व के तटीय वन क्षेत्र यानी जो मैंग्रोव वन है का मात्र 5% क्षेत्र ही हमारे भारत में है। पूरा नहीं है, कितना है? मात्र 5%। पूरे विश्व में जितना मैंग्रोव वन है, तटीय वन है, उसका 5% भारत में है। और ये है कहाँ? ये सब के सब मिलेगा तुमको समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में, क्योंकि नदी वहीं गिरती है और वहीं पे इस तरह के वन का निर्माण, तो इसका नाम है तटीय वन। तो तटीय वन के निर्माण कहाँ होगा? तट के किनारे। तो ज्यादातर इसका निर्माण कहाँ हुआ है? समुद्र के किनारे, तट पर। और इसमें आधा से ज्यादा क्षेत्र यानी अगर 5% है तो इसमें से 2.5 से 3% जो वन है वो अकेले कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? सुंदरवन डेल्टा पढ़ लो है, तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक, वहीं पे मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक, उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस तरह के वन हैं। सब मिलाकर के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन तुमको पाया जाता है। ठीक, इतना जगह पे है, लेकिन तुमको याद रखना यहाँ से है ही। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? या पूछेगा कि मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब अभी तक पूछा नहीं गया है। तो ये 12 गो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन है, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल, दमन और दीव, ये सब इसमें शामिल है। ये वो जगह है जहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है। और इसमें से देखोगे तो लगभग सब जो है वो समुद्र के किनारे, आंध्र प्रदेश किनारे, गुजरात किनारे, कर्नाटक किनारे, महाराष्ट्र किनारे है, उड़ीसा किनारे है, कितना है इस तरफ है, पश्चिम बंगाल किनारे ही है, अंडमान निकोबार तो समुद्र में है, पुडुचेरी समुद्र की बात हो रही है, पुडुचेरी समुद्र के किनारे है, केरल समुद्र के किनारे, दमन दीव समुद्र के किनारे, ये सब के सब कहाँ है? समुद्र के किनारे। इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव वन के विस्तार आए ना कोई पक्का हैकर होगा। हो गए फड़फड़ाइल फड़फड़ाई खल गैप करने हो 3-4 हेने से गायब है या हेने से वो गायब है। इधर देखो, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र यानी कि 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव वन है। ठीक, यहाँ पे तुमको किलोमीटर करके दे दिया गया है कि लगभग इतना में तुमको वन है। और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है ये। ठीक, 47.6%। जितना पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पूरे देश की बात करो तो वहां पूरे देश में मिला के ये 1% भी नहीं हो रहा है। इतने लाख हेक्टेयर पर। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करो तो पश्चिम बंगाल का जितना क्षेत्रफल है उसके 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं।
ठीक। जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे 21% है, और तीसरे स्थान पे तुमको अंडमान निकोबार है जहाँ पे 14%। इस तरह के वन का विस्तार है। कोई दिक्कत? सब डेटा वाला है, ठीक। और डेटा वाला को अगर याद करना हो तो बस एक टेबल में जगह, दूसरे टेबल में डेटा, ऐसे करके लिख के याद करो। ऐसे याद करोगे टफ हो जाएगा। याद करना है तो ऐसे करके करो। हाँ, अरे ये सब डेटा पूछे नहीं करेगा, पूछेगा तो अभी तक में तुमको एक जो तुमको बताया सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, और ये मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, बिहार में कितने क्षेत्रफल में वन के विस्तार है, यही सब पूछेगा, ज्यादा यहाँ पे नहीं पूछता है, ठीक। और वैसे भी भूगोल बहुत बड़ा चैप्टर है, लगता है कि वो तीनों के मिला दो तो एक अकेले एगो बनता है। इसको वैसे ही पढ़ना है कि एग्जाम में काम हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। ज्यादा प्रेशर अभी ना लेना है। जब उस सब्जेक्टिव में एक में से लगता है कि 21-22 नंबर के इससे पूछता है, सब मिला के 80 नंबर के है ना, कम से कम तो लगता है कि हमें 20-21 नंबर के इससे पूछता है, पूरे भूगोल से पूरा मिला के। अब कहाँ से इसमें से क्वेश्चन देगा, जरूरी नहीं है कि इस बार वन से अवे करेगा, हो सकता है इस बार वन से पूछवे ना करे कोई क्वेश्चन, खाली वन से तो ना देगा, देगा तो 1-2 क्वेश्चन देगा, खाली वन बाकी चैप्टर कहला है। अब यहाँ देखिए, हमने क्या बात करें अपने बिहार के बारे में, तो बिहार में आज के डेट में देखो, बिहार के विभाजन से पहले वन था, जब झारखंड साथ में था तब तो वन आता था, लेकिन विभाजन के बाद सब वन कहाँ चला गया, झारखंड में, खनिज झारखंड में। तो वर्तमान में बिहार में जो अधिकतर भूमि है वो कृषि वाला है, इसलिए यहाँ पे वन नहीं है। वन कितना है, तो यहाँ पे 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर ही वन है। हजार में है, लाखों में नहीं है, हजार में। 10,000 नहीं पूरा किया है, 6,000, चलो इसको हम 7,000 मान लिए। 7,000 हेक्टेयर पर भूमि के थी, भूमि पर वन के विस्तारे है, ठीक। और अगर पूरे भौगोलिक क्षेत्र का निकाले, बिहार के जितना क्षेत्रफल है उसमें कितना परसेंट है, 7.1, यानी 7.1%, ठीक। तो वन के मामले में हमने नगण्य है, नहीं है, 33% होना चाहिए, 7 है। हमने जनसंख्या बढ़ाने में ही काम भर, तीसरा नंबर पा वही जनसंख्या में बिहार तीसरा पाता, 1 पर उत्तर प्रदेश, 2 पर महाराष्ट्र और 3 पर कुछ में तो है ही है। इधर देखिए, गरीबी में नंबर 1 पर ही पागला कहीं के कैसे कह रहा है, गरीबी में नंबर 1 पर है और शिक्षा में नंबर 1 पर आते हैं। हमने नीचे से काउंटिंग से उल्टा करता है, ऊपरे से गिनित आता है, जबकि हर काम कहाँ से, घर बनाता है तो ऊपरे से बनावित आता है, वो नीचे से जाता है ना। काउंटिंग नीचे से करो, देखो हर जगह नंबर 1 पर हम नहीं मिलेंगे, कम बात है। अगर सब ऊपर ही रहेगा तो नीचे कौन रहेगा, हमने कहे जो तू नहीं ऊपरे रह, हमने नीचे रह लो, हम हैं तो उसका आधार है, हम हट जाएंगे तो एक आव नीचे गिर जाएगा, हम थामे हुए उसको, है ना, हम थोड़े हैं आलोचना ऐसा करो ना कि सुने वाला के समझ में ना आवे कि बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है। हाँ, इसको कहते हैं व्यंग करना, ठीक। यहाँ देखिए, बिहार के 38 जिलों में से 17 गो जिला में तो वन है ये नहीं है, खत्म, स्वाहा, पूरे तरह से विलुप्त, ठीक। अगर वन कहीं है तो पश्चिमी चंपारण में, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, ये सब वो जिला है जहाँ पे कुछ वन हैं, जिसको मिला के हमने के 7% पूरा हो रहा है। अगर इन राज्यों, इन जिलों को छोड़ दो ना, ये सब जो दिया हुआ है, तो उसके बाद के जो जिला है ना, वहाँ पे बने नहीं। इतना के मिला करके कुल क्षेत्रफल होता है तुमको 3700, अब बाकी 3700 छिटपुट जो है उसको मिला करके पूरा होके कितना हो जाता है तुमको, 6,000, 3,000 जो भी बच रहा है, तो ये तुमको हो गया इतना, ठीक। अब बाकी जो वन है, वन के नाम पर कौची रह गया है,
झाड़ झुरमुट बच गया है, झूर झलासी बच गया है, हम ओकरे वन समझ लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब वन के संरक्षण बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्रशासकीय दृष्टि से वन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे तो वन के घनत्व के आधार पर हम 5 भाग में बांटे, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से देखो तो इसको 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है तुमको आरक्षित वन, एक होता है तुमको रक्षित वन, और एक होता है हम ही तुतरा जा रहे हैं, रुके ना, अवर्गीकृत वन। कभी कभी फंस जाए, मुंह में अटक जाए, ठीक ना। अवर्गीकृत, नीरज सरोला तनी सुन आ जाता है ना, हुई थी बर्दाश्त ला। अगर जिंदगी में नशे करना है, इसका नशा करो, ये करना अलपटा कहीं के। तू क्या सोच थे, सच सच बता तो, सच बोले एकदम, विद्या पे हाथ रख के तो विद्या गल जो तू सब तो क्रिया खेले इसे। हमने अभी तक 11th क्लास जो चलता है, जोन झूठ बोले कर माय मतारी मर जाए, माय आ मतारी मर जाए। तो हमने लड़का ही, हमने क्या पता दोनों एक के हुआ है ना। और का नहीं, हम तो लड़का ही तन्नी को माय मतारी मर, तो विद्या गल जो तू का, तो तू का दोनों सही थले पैसा दिया, इसका नशा करो। तो ये 3 गो वन प्रशासन के दृष्टि से बांटा जाता है। 3 गो वन में पढ़ लीजिए कैसे कैसे है, क्या क्या है। देखिए, आरक्षित वन में उन वनों को रखा जाता है जो जलवायु के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर पूछे आरक्षित वन किसे कहते हैं, तो तुम इतना ही लिखना कि जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। किताबे में आंसर है, हमारा लिखे की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इस तरह के जो वन होता है वहां पे तुमको प्रवेश ही वर्जित है, न तो आप उसमें जा सकते हैं, न वहां के लकड़ी काट सकते हैं, न वहां पे गाय भैंस सब चरा सकते हैं, कोई काम उसमें आप नहीं कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको आरक्षित करके रिजर्व करके रखा जाता है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए भी यहाँ पे इसका आरक्षण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे जंगली जानवर सब ज्यादा है और जलवायु के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको सरकार रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देता है। वहाँ पे एंट्री बंद, एंट्री लेना हो तो पहले परमिशन लेना होगा। फिर भी अवैध तरीके से लकड़ी वगैरह कटैया होता है, वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं करना है। ठीक, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग हमने के देश में जितना वन है उसका 54% इसी के अंतर्गत आता है, रिजर्व्ड है। ठीक, दूसरा है तुमको रक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड वन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। ये वाला में आपको थोड़ा सा कुछ नियमों में पालन करना होगा। आप गाय भैंस भी चराने ले जा सकते हैं और कुछ लकड़ियां भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें एकदम प्रवेश वर्जित है, नो एंट्री। ठीक, वनों को अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग यहाँ पे 1/3 हिस्सा, जो कि परसेंट में आता है 29%, इतना वन तुमको रक्षित है। 54% तुमको आरक्षित है, 29% तुमको रक्षित वन है, और तीसरा बच गया तुमको, जो कि आखिरी पेज है आप लोगों का आज के लिए, वो है अवर्गीकृत वन। ये तुमको बच्चा शेष, अगर 54 को 29 को जोड़ दो तो कितना हुआ, 3 5 2 7 1 8, यानी 83% तो हो गया तुमको क्या चीज, आरक्षित और रक्षित। बचा जो तुमको कितना, 17% ना, 17% जो वन है वो तुमको आता है अवर्गीकृत वन में। ठीक, इसमें ऐसा होता है कि इससे जो 17% है, इसमें वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें लकड़ी भी काट सकते हैं बिना कोई रूल नियम के, आप यहाँ पे पशु भी चराने ले जा सकते हैं बिना रूल नियम के, सरकार के तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 3 तरह के वन,
पहला जो है वो आरक्षित, उसमें प्रवेश वर्जित है, आप जा ही नहीं सकते हैं। दूसरा है रक्षित, जिसमें आप कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए, प्रावधान है कुछ, उसके आधार पे आप जा सकते हैं। और तीसरा है हम लोगों को अवर्गीकृत वन, जहां पे आप जाइए कोई नियम रूल नहीं है। ठीक, ये 3 प्रकार के वन है। अब देखो आरक्षित वन या रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार, वैसे भी वन के भी विस्तार यहीं पे है, आरक्षित और रक्षित वन भी तो सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। ठीक, जहां पे कुल वन का लगभग 75% है, 54% का 75%। जरा मैथ घूसा ले में, टोटल रिजर्व वन कितना है, फॉरेस्ट कितना है, 54% है ना। ठीक, इस 54% का 75% तुमको कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मान लो 54% के तू निकाला तो तुमको आया 1000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, इतना क्षेत्रफल में 54% माने इतना तुमको हो रहा है। तो इसका 75% निकाल दो, जो आएगा उतना में है। इस समझ में मैथ क्या कह रहा है, पूरे भारत में 54% है, उस 54% का 75% कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी इस तरह के वन हैं। बिहार में वन नहीं तो नाम कहाँ से रहेगा। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। हमारे राज्य में जो रोहतास सब है वहां पे रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड वन है। ठीक, गया में है, ठीक, कैमूर में है, पश्चिम में चंपारण ये सब है, वहां पे है। ठीक, कौन सा है, रक्षित वन। ठीक, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं, यानी कि वहां के स्थानीय समुदायों को किसी तरह के रोक टोक नहीं है, वो उसमें जा सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, लकड़ियां काट सकते हैं, तो उस तरह के है। यही था तुमको वन के बारे में इतना। बाकी अब आगे वन के बारे में क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुई तो हम यही कहेंगे, एक रिक्वेस्ट कि आप लोग एक बार जा करके घरे बुक पढ़िएगा। ठीक, क्योंकि कुछ लाइन जो है वो बुक से हटा दिया गया है, कुछ हटावल है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको यहीं पे स्टॉप की जाती है।